आइए अब बैलेंस शीट का अवलोकन करते हैं। यहाँ हम तीन चीजें देखेंगे। एक, बैलेंस शीट अ, किस लिए है, क्या मदद करता है। दूसरा है बैलेंस शीट के घटक। और तीसरा है बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। तो आपको याद होगा हमने पी&एल की तरफ देखा और कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ भी देखा है। और कुछ चीजें जो है जो पी&एल और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताती है और कुछ चीजें ऐसी है वो नहीं नहीं बताते हैं। आपको याद होगा पी&एल एक अवधि के दौरान व्यवसाय के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देता है। कितना रेवेन्यू है, कितना कॉस्ट है और कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि एक अवधि के दौरान व्यवसाय के पास कितना कैश आया है, कितना कैश गया है और अवधि के अंत में कितना कैश बचा है। तो दोनों ये जो विवरण है पी&एल और कैश फ्लो, इन दोनों का फोकस अवधि पर है। कहने का मतलब यह है कि वो अवधि में क्या हुआ है उसकी जानकारी हमें मिलती है इन दोनों स्टेटमेंट से। पर ये अवधि के पहले क्या हुआ है, दीर्घकालीन स्थिति के बारे में पी&एल और कैश फ्लो हमें नहीं बता पाते। खासकर से जब बिजनेस की शुरुआत हुई है उस दिन से आज तक क्या हुआ है, ये हम पी&एल से और कैश फ्लो से नहीं जान सकते। और यहीं पर बैलेंस शीट काम आती है। तो व्यवसाय की जो दीर्घकालीन अवस्था है उसके बारे में जानकारी बैलेंस शीट देती है हमको। तो बैलेंस शीट हमें यह दर्शाता है कि व्यवसाय के परिस्थापन करने किए हुए दिन से लेकर आज तक इन बीते हुए वर्षों में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसे रही है। और खास तौर से ये हमें पता चलता है कि व्यवसाय के पास किन चीजों पर व्यवसाय का हक है, व्यवसाय की किन चीजों पर दूसरों का हक है और इन हकों की पूर्ति करने के बाद में व्यवसाय के मालिकों के पास क्या बचेगा। ये तीन चीजें उभर आती है बैलेंस शीट से। तो मुख्य बिंदु यह है हमारा कि बैलेंस शीट से पता चलता है कि व्यवसाय का हक कितना है, दूसरों का हक व्यवसाय पर कितना है और व्यवसाय के मालिक उनका हक कितना है। तो आइए देखते हैं कि बैलेंस शीट के घटक कौन से हैं। तो जैसे हमने कहा, हमने देखा पहले कि बैलेंस शीट का प्रयोग ये समझने के लिए किया जा रहा है कि व्यवसाय के की जो चीजें हैं उन पर व्यवसाय का कितना हक है। कुछ चीजें ऐसी है व्यवसाय में जिन पर लोगों का दूसरे लोगों का हक है और इन हकों की पूर्ति करने के बाद जो बचेगा उस पर किसी और का हक नहीं है, सिर्फ मालिक, व्यवसाय के मालिकों का हक है। तो ये तीन चीजों का हम तीन नाम दिए हैं। पहला नाम है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटीज और तीसरा है नेटवर्थ। ये तीन बैलेंस शीट के घटक हैं। तो सबसे पहले ये तीनों आइटम की हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद में कुछ विस्तार से चर्चा होगी। आपको याद होगा जब हमने पी&एल के बारे में चर्चा की थी तो एसेट्स वहां सुने थे, एसेट्स के बारे में सुना था तब आप लोगों ने, और कुछ हद तक हम एसेट्स की चर्चा कर चुके हैं। तो शुरुआत अभी फिर से एसेट्स से करते हैं। तो एसेट्स का मतलब क्या है, जिन वस्तुओं पर व्यवसाय का हक है या आप कहते हो स्वामित्व है, उन्हें एसेट्स कहते हैं। और अक्सर व्यवसाय में कुछ चीजें जो है एसेट्स वो उपयोगी होते हैं। तो इनका उपयोग किस तरह का होता है, तो उपयोग दो तरह से हो सकता है। एक तो एसेट्स का उपयोग हो सकता है रेवेन्यू लाने के लिए, और एसेट्स का उपयोग कॉस्ट कम करने में भी कई बार मदद होती है।
अब बारी है लेनदारी और देनदारी, इन चीजों की धीरे धीरे आ जाएगी। तो अब बात करेंगे लायबिलिटीज की। अब अगर बिजनेस ने दूसरों से ऋण लिया है तो ये देनदारी है बिजनेस की, और इसको लायबिलिटीज कहेंगे हम। तो ज्यादातर आमतौर से ये लायबिलिटीज जो होती है वो व्यवसाय का मूल्य कम करती है, या फिर व्यवसाय की कॉस्ट इनसे बढ़ जाती है। तीसरा भाग जो है बैलेंस शीट का वो है नेटवर्थ, और इसको अक्सर हम मालिकों के नेटवर्थ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो बचा है, इसका मतलब व्यवसाय अगर अपने सारे एसेट्स को बेच दे और उनसे आया हुआ पैसा लेके सारे लायबिलिटीज को फेर दे, तो जो कुछ भी बचेगा उस पर हक सिर्फ मालिकों का है। इसीलिए नेटवर्थ को हम मालिकों का नेटवर्थ कहते हैं, या अंग्रेजी में हम कहेंगे ओनर्स इक्विटी, ओनर्स नेटवर्थ। तो ओनर्स ये जो शब्द है इक्विटी के पहले या नेटवर्थ के पहले हम लगाते हैं, इसका मतलब ही यही है कि हक मालिकों का है उस पर। तो बैलेंस शीट का एक सरल सा सूत्र है, आप अगर एसेट से लायबिलिटीज घटा देंगे तो जो बचेगा वो नेटवर्थ है। तो आइए देखते हैं एसेट्स की तरफ। तो एसेट्स में दो तरह के आपके भाग है। तो व्यवसाय के जो एसेट्स है वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला है, उनको हम करंट एसेट्स कहेंगे, और अक्सर करंट एसेट में उन एसेट्स की को शामिल हम करते हैं जिन्हें व्यवसाय जल्द से जल्द कैश में बदलना चाहता है, और आमतौर हम कहते हैं कि वित्तीय वर्ष के अंदर अंदर व्यवसाय उन्हें कैश में बदलना चाहता है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। एक है आपका कैश और बैंक बैलेंस, ये तो ऑलरेडी कैश है। दूसरा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब आप जानते हो, अगर आपके पास कुछ कच्चा माल है, या फिर कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिर फिनिश गुड्स है, ये तीनों को लेके हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री किस लिए रखते हैं? क्योंकि उसको बेचने के लिए ही तो रखते हैं ना। तो इसका मतलब है बेचने के बाद उससे पैसा आ जाता है, उससे कैश आ जाता है। तो इन्वेंट्री रखने का मकसद ही यही है कि जल्द से जल्द उसको कैश में बदले। और फिर आपको याद होगा अकाउंट्स रिसीवेबल, ग्राहकों से आने वाला पैसा। और हर बिजनेस की कोशिश यही होती है कि अकाउंट्स रिसीवेबल्स को जल्द से जल्द उससे पैसा ले आए। अगर बिजनेस की कोई फिक्स डिपॉजिट है जिसको सावधि जमा कहते हैं, दोनों तरह के अल्पकालिक है, मतलब 1 साल के कम और 1 साल के ऊपर भी हो सकता है। तो ये आपके जो दो अलग अलग टाइप के हैं, तो ज्यादातर हम लोग अल्पकालिक जो आपकी सावधि जमा है उनको करंट एसेट्स में लेते हैं। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि कई बार अगर आप किराए पर जगह ले रहे हो तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा उसका। तो जो दिया हुआ डिपॉजिट है आपका, उस पर हक आपका है, क्योंकि वो डिपॉजिट वापस आएगा जब आप जगह छोड़ेंगे तब। तो इसीलिए ये करंट एसेट में डाला जाता है, क्योंकि आप अगर कल सोचे जगह छोड़ दे तो आपका डिपॉजिट कल वापस आ जाएगा। आपको एक और चीज याद होगी, हमने प्रीपेड खर्चों की बात की थी, और तब मैंने आपसे कहा था कि बैलेंस शीट में जब बात बैलेंस शीट के विस्तार से जब बात करेंगे तो इसके तरफ देखेंगे हम। तो याद होगा आपको प्रीपेड खर्च यानी पूर्व भुगतान संबंधी खर्च जो है, जिस दिन आप उसका खर्च उठा रहे हो उस दिन उसका फायदा नहीं मिल रहा है आपको, आगे जाके मिल रहा है। पर आगे जाके मतलब कब तक? आमतौर पर उस वित्तीय वर्ष के अंदर अंदर मिलेगा। तो इसीलिए ये करंट एसेट्स में आ गया है। अगर आपने कर चुकाना है
और आपने अगर कर मतलब टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने ये टैक्स या कर अग्रिम में चुकाया है तो ये भी आपका करंट एसेट हो गया। अगर आपने कुछ एडवांस सप्लायर को दिया है तो ये भी आपका करंट एसेट है, क्योंकि इस पर हक आपका है, उनका नहीं है, या आपने एडवांस दिया है उन्हें। तो इन सारी चीजों को हम करंट एसेट में डालते हैं। दूसरा टाइप का एसेट है बिजनेस में फिक्स्ड एसेट। अक्सर इसको हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। और खासकर यहाँ पर उत्पादक वस्तुएं जो है, जैसे मशीन या टेबल, कुर्सी, अलमायरा, कंप्यूटर्स, बिल्डिंगें, इन चीजों की इन चीजों को हम शामिल करते हैं। और इन चीजों के खरीदने के पीछे मकसद क्या है बिजनेस का? आमतौर पर मकसद यह है कि इनका लंबे समय तक प्रयोग करके बिजनेस चलाए। इसीलिए आमतौर पर वित्त वर्ष में इनको बेचने का कोई इरादा नहीं होता है। इसीलिए हम इनको करंट एसेट्स में नहीं डालते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में या नॉन करंट एसेट्स में डालते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा प्रीपेड एक्सपेंस के तरफ। तो हमने ये पहले देखा है कि प्रीपेड खर्चा जो है वो भविष्य के खर्चे है जिनका भुगतान अग्रिम में किया जा रहा है। एक वर्ष के भीतर अगर इस इन खर्चों का प्रयोग आपका बिजनेस अगर करना चाहता है तो ये जो प्रीपेड खर्चे हैं वो बैलेंस शीट में हम करंट एसेट्स के रूप में दिखाए जाते हैं। और हर महीने करंट एसेट जो है आपका प्रीपेड एक्सपेंस का, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और कम हुई धनराशि जो है वो आप पीएनएल में खर्चे के रूप में दिखाते हो। इसीलिए मैंने, जब पीएनएल की बात हो रही थी और बैलेंस शीट की बात हो रही थी, जब प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में हम देख रहे थे, तब मैंने कहा था कि दोनों पर इसका असर है। पर तब हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो मान लो अगर आपने 6 महीने का किराया दे दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस, और मान लो किराया आपने जो दिया है वो 6,000 है, 6 महीने का पकड़ के। तो जिस दिन आपने 6,000 दे दिया, उस दिन आपके बैलेंस शीट में ये आपका करंट एसेट बन गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब पहले महीने के खत्म होने तक, खत्म होने के बाद आप पीएनएल बनाएंगे उस महीने का। उस पीएनएल में आप दिखाएंगे किराया 1,000। और बैलेंस शीट में क्या होगा, जो 6,000 का करंट एसेट है वो 1,000 से घट के 5,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट पर इसका असर है, पीएनएल पर है और बैलेंस शीट पर है। तो थोड़ा आगे चलते हैं और अब लायबिलिटीज की तरफ देखेंगे। लायबिलिटीज व्यवसाय की वो चीजें हैं जिन पर किसी और का हक है। जैसे कि ऋण, ऋण का पैसा कहीं और से आया है, और जैसे ही उसकी ऋण की समाप्ति हो जाएगी समय की, आपको वो वापस देना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज में कई सारी चीजें हैं, उनको एसेट की तरह हम करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में बांटते हैं। तो करंट लायबिलिटीज ऐसी देनदारियां हैं जिन्हें व्यवसाय को चालू वित्त वर्ष में ही चुकाना होता है। और खासकर यहाँ पर अकाउंट्स पेएबल जैसी चीजें आती है। अगर आपने अल्पकालिक ऋण लिया है, जैसे 6 महीने का है मान लो, या 3 महीने का लिया है, तो ऐसा ऋण भी करंट लायबिलिटीज में आएगा। अगर ग्राहकों से आपने एडवांस लिया है
तो वो भी करंट लायबिलिटीज में आएगा। लायबिलिटीज का दूसरा हिस्सा है नॉन करंट लायबिलिटीज का, जिसको हम अक्सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। तो ये ऐसी देनदारियां हैं कि जिन्हें व्यवसाय को चुकाने में कोई जल्दी नहीं है, मतलब चालू वित्तीय वर्ष में ये चुकाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 5 साल का लोन लिया है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा, क्योंकि दीर्घकालीन ऋण है ये, 1 वर्ष से ऊपर। अगर 3 महीने का ऋण लिया है वो तो करंट लायबिलिटीज में आएगा, क्योंकि वो 1 साल के अंदर अंदर है। अब आइए देखते हैं तीसरा भाग बैलेंस शीट का, जिसको हम नेटवर्थ कहते हैं। और एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा मैं, नेटवर्थ का मकसद क्या है। उस एक उसको सोचने का एक तरीका यह बढ़िया है कि व्यवसाय अगर अपने सारे एसेट्स को बेच के उनसे आए हुए पैसे को लेके सारे लायबिलिटीज को फेर दे, तो जो पैसा बचेगा उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। तो नेटवर्थ का हक जो है वो सिर्फ मालिकों का होता है, और किसी किसी का हक नहीं है उस पर। और नेटवर्थ के 3 भाग हैं। पहला भाग ये है जो मालिक ने डाला हुआ पैसा है, जिसको हम अंग्रेजी में ओनर्स इक्विटी कहते हैं। और अक्सर ये पैसा व्यवसाय की शुरुआत में डालता है, पर हो सकता है मालिक बाद में भी डाले अगर जरूरत पड़े तो। अगर मशीन लेना है, पैसा बिजनेस में नहीं है, तो मालिक जेब से डालेगा, तो वो भी ओनर्स इक्विटी में जाएगा। तो ओनर्स इक्विटी का मतलब है मालिकों द्वारा निवेश की गई पूंजी। नेटवर्थ का दूसरा भाग है अगर बिजनेस को कहीं से ग्रांट मिला है, अनुदान मिला है। अब हो सकता है गवर्नमेंट से अनुदान मिला है, पर कई बार ऐसे होता है कि अनुदान है पर पैसा नहीं मिला है, पर कोई मशीन मिला है फ्री। तो इसको कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट पे। तो जो मशीन जो मिला है उसकी कीमत मान लो 5,000 है। तो व्यवसाय को 5,000 का जो अनुदान मिला है वो पैसा नहीं, मशीन मिला है। पर एक तरीका सोचने का यह है कि जिस दिन आपको मशीन मिल जाएगा उसी दिन आप अगर वो मशीन को ही बेच देंगे तो 5,000 रुपये आपके जेब में आ जाएगा। तो अगर उसको इस नजरोअंदाज से आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि नेटवर्थ 5,000 का आपका बना रहेगा। तो इसीलिए जो भी आपको अनुदान मिला है, अगर पैसे मिले तो डायरेक्टली आप पैसे लिख सकते हो बैलेंस शीट में। अगर मशीन मिला है तो मशीन की कीमत ढूंढ के आपको वह अनुदान को लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। और तीसरा भाग जो है जिसको हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका मतलब क्या है, 2 शब्द है, रिटेन्ड और अर्निंग्स। अर्निंग्स का मतलब अंग्रेजी में है प्रॉफिट्स। रिटेन्ड का मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम, जो आपने अपने पास रखा है दूसरे को नहीं दिया है उसको रिटेंट कहते हैं। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पर, बात उस चीज की हो रही है जो पिछले वर्षों में कमाया गया प्रॉफिट है। पर पिछले सालों का जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा तो बिजनेस अपने पास नहीं रखा है, कुछ उसमें से शायद बोनस दिया हो मालिक को। तो जो नहीं दिया है और जो बिजनेस के पास वापस आया है उसको हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। तो ये वापस क्यों रखा है, अपने पास क्यों रखा है बिजनेस में, क्योंकि इसको लेके ही व्यवसाय को आगे बढ़ाने का सपना जो मालिक देख सकता है वो सफल होने का कारण यही है, क्योंकि पिछला प्रॉफिट आपने सारा निकाला नहीं है, कुछ आपने बिजनेस में डाला है ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो इसीलिए ये बचा हुआ मुनाफा रिटेन अर्निंग्स बड़ा महत्वपूर्ण है बैलेंस शीट में, नेटवर्क सेक्शन में। तो एक बार फिर से समीकरण देखते हैं बैलेंस शीट का।
और आपको याद होगा समीकरण सिंपल है, एसेट से अगर आप लायबिलिटीज घटा दो तो बचा है उसको नेटवर्थ कहते हैं। पर अक्सर हम इसको थोड़ा बदल के लिखते हैं। जैसे मैं नीचे अभी दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। क्या बदलाव है इसमें? हम लायबिलिटीज को लेफ्ट हैंड साइड से निकाल के राइट हैंड साइड में डाल रहे हैं। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यही आपको दिखाई दे रहा है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस नेटवर्थ। और ये बदलाव करने के पीछे एक कारण है। आप अगर ये इक्वेशन को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड वाला जो है वो एसेट्स है, इस पर सिर्फ बिजनेस का हक है। और राइट हैंड में दो चीजें हैं और ये दोनों पर बिजनेस का हक नहीं है। उसमें से पहली है लायबिलिटीज, जो देनदारियां हैं। इसका मतलब यह है कि उन पर हक किसी और का है और बिजनेस का नहीं है। अब नेटवर्थ के बारे में सोचेंगे तो उसी तरह से सोचना है। नेटवर्थ पर हक किसका है? बिजनेस का नहीं है, बिजनेस के मालिक का है। तो मतलब बिजनेस का नहीं है। तो इसीलिए नेटवर्थ को भी हम लायबिलिटीज के नजरअंदाज ही देखते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट ये बिजनेस के लिए बनाई जा रही है। तो बैलेंस शीट बिजनेस को ये बता रही है कि भाई एसेट्स पर आपका हक है, लायबिलिटीज पर किसी और का हक है, और नेटवर्थ पर आपके मालिकों का हक है। ये जो इक्वेशन है ये तीन चीजों को हमको बता रहा है। और आपको याद होगा एसेट्स दो तरह के हैं, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। लायबिलिटीज दो तरह की है, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नेटवर्थ है तीन, ओनर्स इक्विटी, ग्रांट और रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये है बैलेंस शीट का ढांचा या स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं थोड़ा गौर से। तो तीन भाग है इसके। एक एसेट्स है जो 1 नंबर से चालू हो रहा है। दूसरा है लायबिलिटीज जो 19 नंबर से चालू हो रहा है। और तीसरा है नेटवर्थ जो 28 नंबर से चालू हो रहा है। एसेट्स में देखेंगे आप तो दो तरह के हैं, करंट एसेट्स है जो 2 नंबर पे है चालू, और फिक्स्ड एसेट्स है जो 10 नंबर से चालू है। करंट एसेट्स में हमने देखा नगद है, बिजनेस बैंक खाता का अकाउंट है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, एडवांस है जो भुगतान किया है। और एडवांस में अगर आपने किराया दिया, रेंट पेड इन एडवांस, ये प्रीपेड एक्सपेंस का आपको याद होगा आ, एक एग्जाम्पल था। तो ये आपके रहे करंट एसेट्स। फिर आपके फिक्स्ड एसेट्स है जिसमें मशीन, उपकरण, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, इमारतें आ जाती है। तो ये सारे आपके एसेट्स हो गए। लायबिलिटीज आपकी दो तरह की है, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट। करंट में अक्सर अकाउंट्स पेबल, और अगर आपने एडवांस लिया है तो वो आ जाता है लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में। और अगर आपने लंबा समय का लोन लिया है तो वो नॉन करंट में आ जाएगा। अगर आपका लोन 3 महीने का है तो ये ऋण यहाँ से हटके आपके करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। और नेटवर्थ अभी आप देख चुके हैं, तीन चीजें हैं उसमें, ओनर्स इक्विटी है, ग्रांट्स है और रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो ये रहा आकलन बैलेंस शीट के घटकों का। तो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। और इसको हम थोड़ा एक अभ्यास की तरफ पहले गौर करके देखेंगे, और अगले मॉड्यूल में हम इसको विस्तार से देखेंगे। मान लो अगर 31 मार्च को सुंदरी गारमेंट्स की स्थिति यह थी, सप्लायर को 4,000 देने हैं। 3 वर्ष पूर्व मालिक ने जो 1 लाख का निवेश किया था, और मकान के मालिक को भी डिपॉजिट के रूप में 12,000 दिया था, ये भी आज की परिस्थिति में
ये नंबर अभी है दोनों। व्यवसाय ने 2 लाख का ऋण लिया था लेकिन अब तक 25,000 चुकाया है, तो 1,75,000 अभी भी है लोन। वर्ष के अंत में मशीनों का मूल्य 2,16,000 है और फर्नीचर का मूल्य है 20,000। व्यवसाय के पास 7,000 रुपए की इन्वेंट्री है और पिछले सालों का रिटेन अर्निंग्स 58,000 है। व्यवसाय के बैंक में 51,500 रुपया है और व्यवसाय के पास 7,500 नकद भी है। और कुछ ग्राहक जो है उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया है, उनसे 23,000 रुपया लेना बाकी है। तो आपका अभ्यास ये है कि ऊपर दिए गए जो ये आंकड़े हैं आपको उनको देख के, और इसके पहले वाले स्लाइड पे जो ढांचा था उसको देख के सुंदरी गारमेंट्स की बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो ये रहा आपका अभ्यास। और ये आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा स्ट्रक्चर क्या है। तो जहां पर भी आपको लगता है अमाउंट डालना चाहिए वो चर्चा करके आप डालिएगा। पर एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर एसेट्स से आप अगर लायबिलिटीज घटा दो तो जो नंबर आएगा वही नंबर नेटवर्थ में 3 चीजों को जोड़ के आना चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो आपका बैलेंस शीट का संतुलन बना नहीं रहेगा। तो मुख्य बिंदु क्या है हम लोगों के? बैलेंस शीट एक विशिष्ट दिन उस व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में बताता है। व्यवसाय से की जो बैलेंस शीट है उससे यह पता चलता है कि व्यवसाय का हक कितना है, जिसको हम एसेट्स कहते हैं, दूसरों का हक कितना है जिसको हम लायबिलिटीज कहते हैं, और जो बची खुची चीज है वो व्यवसाय के मालिकों का हक है, उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। और जो सूत्र है उस माध्यम से ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर होते हैं। दो पक्ष कौन से हैं? एक है एसेट्स जिन पर बिजनेस का हक है, दूसरा पक्ष है उसमें दो चीजें हैं, लायबिलिटीज है जिन पर किसी और का हक है, और नेटवर्थ है जिन पर मालिक का हक है। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट।